दोस्तों खैर मकदम है आप सभी का। मैं आदिल खान आजाद आपके साथ पेश हूं आज इस डिबेट को लेकर, और इसमें हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर प्रमोद पाहवा, जो राजनीतिक मामलों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और आज हमारी डिबेट का मौजू है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज संसद में अपना भाषण दिया है, और उस भाषण के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें क्या कुछ झलक मिलती है देश की इकोनॉमी को लेकर, देश की फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और देश में जो सबसे बड़ा सवाल उठ चला है डेमोक्रेसी, उसको लेकर क्या झलक प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में मिलती है, उसको लेकर हम डॉक्टर प्रमोद पावा से बातचीत करेंगे। पावा साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। और आज प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण में एक सबसे बड़ा जो कमेंट था वो ये था कि आज इस कालखंड में, इस 21वीं सदी में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर आने वाले 1000 साल तक दिखेगा। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? भारत इतना मजबूत हो रहा है कि अब जो भी छवि गढ़ी जाएगी वो हजारों साल तक दिखाई देगी इस मोदी हुकूमत या इस बीजेपी शासन में। मैं इसको बहुत खतरनाक तरीके से देखता हूँ, और यह मेरी आदत है या मेरा सोचने का नजरिया है। गलत भी हो सकता हूँ, गलत होगा तो आप दुरुस्त करेंगे, आपके नाजरीन दुरुस्त करेंगे। अगर हम पिछली हिस्ट्रियों में देखते हैं, पुराने हम जाते हैं, माजी में जाते हैं, तो हम अपने इतिहास में किन लोगों को याद करते हैं? हम उन्हीं को याद करते हैं जो जंगें जीत गए, जिन्होंने जंगें कत्ले गारत करके जीती हैं, चाहे वो स्थापित किए या दूसरे के साम्राज्य खत्म किए। हाँ, अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपको दूसरे का साम्राज्य खत्म करना पड़ेगा। चाहे वो चंद्रगुप्त हो जिसने नंद वंश का विनाश किया था, चाहे वो अशोका हो जिसने 99 अपने भाइयों का कत्ल करके और कलिंगा में लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था, या उसके बाद ज्यादातर हमारे हिंदुस्तान के भारत में, हमारे इस हिस्से में जिसको आप लोग काऊ बेल्ट कहते हैं, मैं आदतन गोबर पट्टी कहता हूँ, यहाँ हम औरंगजेब को याद करते हैं। और उसको इसलिए याद करते हैं, इसलिए याद नहीं करते कि उसने नॉर्थ ईस्ट को इंडिया में मिलाया था। हम इसलिए याद नहीं करते हैं कि उसने दक्षिण को भी भारत में मिलाया था। हम उसको इसलिए याद करते हैं कि उसके ऊपर ऐसे इल्जामात हैं, ऐसे आरोप हैं कि उसने मंदिर तोड़े थे, उसने 1.25 मन जनेऊ काट के तब वो खाना खाता था, ब्राह्मणों की हत्या करता था, वगैरह शगैरह जो भी चलते रहे होंगे। मोदी जी एक बहुत छोटे से परिवेश से उठकर आए हैं और परिवार छोड़कर आए हैं, अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर आए हैं। तो लिहाजा जनमन बात है, जैसा मोदी जी खुद भी कहते हैं कि वो 35 साल तक भीख मांग कर गुजारा करते रहे। तो ऐसे आदमी की ख्वाहिशात कोई बहुत ज्यादा नहीं, जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं होती, और पिछले 9 साल में, 8 साल में, 5 साल में उन्होंने अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली होंगी। अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए, अच्छे खाने भी खा लिए, अच्छे जहाजों पर भी घूम आए, पूरी दुनिया का सैर भी कर लिया। तो एक उसके बावजूद होने के नाते विदेश यात्राओं के तहत जो प्रोटोकॉल है वो सब तो हर प्रधानमंत्री इस तरीके से करता है। मोदी जी ने कुछ अलग तो नहीं किया होगा। लेकिन हर प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करता कि मंगोलिया को भी $1 मिलियन दे आए, जबकि और ऐसी कंट्री में भी हुआ है जहां हमारे दूतावास भी नहीं है। अब वो फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, उस पर हम आएंगे आगे, वो एक अलग सवाल। हाँ, तो फिलहाल जो आप कह रहे थे 1000 साल वाली बात, अब इसके मद्देनजर आप गौर देखें कि मोदी जी के जहन में कहीं ना कहीं ऐसी बात घुसी हुई है, या उनको घुसा दी गई है, या उनको ऐसा बना दिया गया है कि तुम इतिहास रचने वाले हो। मोदी जी के जहन में कहीं ये मोदी जी अपने आप को असफल होने के बावजूद, और आप मेरी बात इतिहास जी, आप इतिहास को भी, इस इतिहास को भी नेगेटिव नजर से देखते हैं कि ये भी जो पूरा होगा वो औरंगजेब वाले उस तरीके से याद रखा जाएगा? नहीं, मैं अभी इतने स्पष्ट उसमें नहीं कहता हूँ, लेकिन वहां तक पहुंच जाऊंगा। तो मोदी जी के जहन में या सब कॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये है कि मैंने एक ऐसा इतिहास रच के जाना है कि जो बेशक एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं नाकामयाब रहा हूं, लेकिन आने वाली मुझे पुश्तें और हिस्ट्री आने वाली मुझे याद रखे कि हाँ, ये कुछ बदल कर गए थे।
आज हम नेहरू जी को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने भारत में लोकतंत्र की स्थापना की थी। गांधी को इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने पूरा निजाम बदल दिया था। जिन्ना को इसलिए याद करते हैं कि उसने एक मुल्क अपने लिए एक मुल्क अलग ले लिया था। मुजीबुर रहमान को इसलिए याद करते हैं कि उसने उस मुल्क में से अपना एक अलग अपना मुल्क अपने निकाल दिया, कल्चर के हिसाब बांग्लादेश से बना लिया। अपना मुल्क निकाल लिया था। हम्म, तो मोदी जी भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी, जैसा आरएसएस और जैसे इनके कई मिनिस्टर बोलते रहते हैं कि हम कम से कम ऐसा तो करके जाएं कि आने आ, वाला इतिहास आ, कहे आ, कि मोदी जी ने हिंदू आ, राष्ट्र बना दिया था। आपने ओके, वहीं वहीं जहां मैं आना चाह रहा था वहीं आप आ गए अपने आप के प्रधानमंत्री के तौर पर या एक सरकार की नीतियों के तौर पर ऐसे कोई काम ये सरकार नहीं करके जाएगी कि याद रखी जाए, बल्कि कुछ ऐसा करेगी जो लोगों के सेंटिमेंट से जुड़ा हो, और वो हजारों साल तक सेंटिमेंट जारी रहते हैं, याद रखे जाते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती, आप यही कहना चाहते हैं आई थिंक। देखिए सर, जो भी विचार पैदा होता है और जिस विचार को नाम दे दिया जाता है वो कभी मरता नहीं है। अच्छा चाहे वो नाजीवाद हो, चाहे वो रियासत मदीना हो, चाहे खिलाफत हो, नहीं खिलाफत नहीं, उस्मानिया खिलाफत उस्मानिया हो, और नाजी नाजी राशिदीन। ये सब तो खत्म ही हो चुके हैं। नाजी तो कम से कम लेकिन खत्म ही हो चुका है, नाजीवाद। लेकिन उसको नए रूप में पैदा हो सकता है, उसे न्यू नाजीवाद कह रहे हैं। अगर नियो आप नाजीवाद, यूक्रेन को ठीक है। देखें, अगर आप ज़ोलेंस्की को देखें, हम्म, तो वो क्या है? ओके, ठीक है वो एक फिर। न्यू नाजीवाद है ना। अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस पूरे भाषण में बड़े आश्वस्त थे कि 2024 में भी उनकी सरकार बनने जा रही है और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे देश के, और इकोनॉमी को अब टॉप 5 में है भारत की इकोनॉमी, दुनिया भर में टॉप 3 में लेकर जाएंगे। और जहां कांग्रेस के टाइम में 10-12 नंबर पे हुआ करती थी, तो वो अपनी सरकार को फुल क्रेडिट दे रहे हैं। एक तरीके से लगा थोड़ा पॉलिटिकल और चुनावी भाषण भी संसद के अंदर चल रहा है कि एक बार फिर से वो अपने आप को वजीर आजम बनाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है अगर वो इकोनॉमी आगे ले जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि और इकोनॉमी में और कितना इजाफा आगे हो जाएगा मौजूदा वक्त को देख? मेरे मेरे गांव में एक नवाब साहब रहते थे, हमारे गांव के, वो सरपंच थे। हालात ऐसे हुए कि वो लोटे में मटर तोड़ के लाने लगे। जी। फिर उसके बाद उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं ऐसी गुर्बत में रहूंगा तो लोग मुझे कैसे याद करेंगे। उन्होंने अपने घर के सारे पीतल के नए पुराने बर्तन निकाले, उन्हें अपनी गाड़ी में तांगे में लादा और बेच आए। और बेचने के बाद वो गांव के सबसे बड़े रईस हो गए। उन्होंने नए पर्दे लगाए, नए सोफे लिए, सामने नई चमचमाती मोटरसाइकिल ली। हम्म, आपका नजरिया है कि आप उसको तीसरी इकोनॉमी कैसे कहते हैं? आप पर कैपिटा इनकम के हिसाब से निकालें। मेरे लिए इकोनॉमी कैसे बेहतर है? एक महाराजा ने गीदड़ के ऊपर तलवार निकाली, गीदड़ ने कहा, राजा या तो तलवार अंदर रख ले, नहीं तो प्रलय आ जाएगी। उसने कहा, अच्छा। भाई कयामत कैसे आ जाएगी? कहता है, महाराज मेरे लिए तो आ ही जाएगी। तो तीसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी बने, पांचवी बने, चौथी बने, या पहली बने या आखिरी बने, अगर मेरे घर में मेरा गैस का सिलेंडर 400 रुपए का आता है, या मेरी आमदनी के हिसाब से मुझे सुकून से उतने टमाटर खाने को मिल जाते हैं जितने मैं पहले खाता था, तो मेरे लिए इकोनॉमी बहुत अच्छी है। और अगर अपनी पीएसयू, जो 70 साल में हमारी सरकारों ने कंपनियां बनाई हैं, जी। अगर वो बेच के मैंने इकोनॉमी बड़ी करनी है, तो मैं इस इकोनॉमी से इत्तेफाक नहीं रखता। आपका मतलब वही कहना है, मैं समझ ही रहा था कि सरकारी उपक्रम और पीएसयूज को या तो प्राइवेटाइजेशन की ओर तरफ धकेल देना या उन्हें बेच देना प्राइवेट कंपनियों के हाथों, इसको इकोनॉमी का बूम नहीं कहते हैं बल्कि पतन कहते हैं। लेकिन जो ग्राफ सरकार पेश करती है उसमें तो हरा हरा सभी दिख ही रहा है कि इकोनॉमी राइज कर रही है, बल्कि दुनिया मानती है हम ब्रिटेन से भी आगे निकल गए। नहीं, अब उस हिसाब से देखें तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, या जो मेरे जैसे भक्त लोग हैं, जी। मोदी जी के फॉलोवर्स हैं, हम तो ये मानते हैं कि मोदी जी से बड़ा कोई वैज्ञानिक ही नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञानवान ही नहीं है, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा ही नहीं है। वो भारतीय वायुसेना को भी बता सकते हैं कि बादलों में रडार छिप जाता है। वो वैज्ञानिकों को बता सकते हैं कि नाली में से गैस निकल जाती है, और अच्छा। वो ट्रैक्टर के ट्यूब में भरी भी जा सकती है नाली के थ्रू। चलिए तो ये ये बात, सब चीजें सर, हाँ, इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें सर।
चले, इस पे तो एक अलग से लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन मोदी जी ने अपने भाषण में मणिपुर पर भले उन्होंने कम बोला हो और विपक्ष के वॉकआउट के बाद ही बोला हो, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भले वहां पर विपक्ष ये कहता रहा हो कि मान सम्मान का हनन हो रहा है महिलाओं के, भारत माँ की हत्या हो रही है, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि विदेशों में मान सम्मान भारत का बढ़ रहा है और देश का सम्मान, देश के नागरिकों का सम्मान बढ़ रहा है। भारत सरकार की विदेश नीति क्या बहुत से लोगों को अखर रही है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा तो खुद सरकार क्लेम करती ही है। नहीं, सरकार का काम है क्लेम करना, अच्छी बात है। और उनसे ज्यादा क्लेम उनके भक्त करते हैं, वो और भी अच्छी बात है। हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप के जितने अंकल आंटियां हैं, उनको भी यही लगता है कि आज से पहले 2014 से पहले भारत को कोई जानता नहीं था। जी, सर, वो एक कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जो सामने है सबूत की प्रत्यक्ष जरूरत को नहीं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम्म, हम्म, पाकिस्तान जैसा पिद्दी सा देश, नेपाल हमारा छोटा भाई, श्रीलंका हमारा छोटा भाई, बांग्लादेश कहना नहीं चाहिए, एक सॉवरेन कंट्री है, हम उसका इज्जत और एहतराम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ही बेटा है। भारत ने ही उसको बनाया था। या, पाकिस्तान बेटा नहीं है तो छोटा भाई है, जी जी जी, वो बेशक बेहतर रहेगा दुश्मन है या हाँ, कुछ भी है। ये सब हम सार्क के अंदर जुड़े हुए थे, और पूरी दुनिया में सार्क का जो संगठन था, वो एकमात्र ऐसा संगठन था जो जेन्युइन था, जिसके सभी देश जमीनी तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और हम सेनेगन वीजा की तरह सार्क वीजा देते थे। हम पत्रकारों का एक साफमा का हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। जी। हम कल्चरली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। उस सार्क को खत्म कर दिया गया। आज नेपाल हमें आंखें दिखाता है, देखिए सार्क की श्रीलंका बात हमारे के मछुआ। अब बहुत लंबी हो जाएगी बात। सार्क के अगर हम जब बात करते हैं तो G20 का भी हमें याद रखना चाहिए, जहां भारत की ताकत बढ़ रही है। G20 का सम्मेलन भी हमारे यहाँ होने वाला है। अगर कहीं हाँ, अब चीजें खत्म सर हो रही होने हैं तो वाला है, हाँ, तो होने वो ऑर्डर वाला है। कुछ और चेंज हो रहा है। हम्म, मैं उम्मीद करता हूं और अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि G20 कामयाबी से हो। मेरे देश की, मेरे मुल्क की इज्जत है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको शुभा है कि फ्रांस में, G20 सम्मेलन तक बात बिगड़ जाएगी? शुबा तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से आज अमेरिका ने ये बयान दिया है कि G20 सम्मेलन के मद्देनजर हरियाणा और मणिपुर की घटनाओं पर भी हमारी नजर है। जिस तरीके से चीन ने एक कमेंट दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम हम्म, लिखना G20 के नीचे यूएन चार्टर की खिलाफ गर्जी है। अच्छा। इसका मतलब आप क्लेम कर रहे हैं, आप हिटलर की तरह कह रहे हैं कि मैं दुनिया का बादशाह हूं, पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है। अगर ऐसा है तो हमने सरहदें क्यों बनाई, हमने पासपोर्ट वीजा क्यों बनाए, हमने यूएन चार्टर क्यों साइन किया? चाहे गलत है या अच्छा है, लेकिन हमें रहना तो कानून में पड़ेगा ना। आप सड़क पे चलेंगे तो आपको गाड़ी बाईं तरफ चलानी पड़ेगी, आप कनाडा में जाएंगे तो आपको राइट हैंड पे चलानी पड़ेगी। आप वहां कहें कि नहीं साहब, मैं तो इंडिया से आया हूं, मैं तो लेफ्ट हैंड ही चलाऊंगा, तो फिर आपका चालान हो जाएगा। तो चल अगर ये सवाल उठ रहे हैं और जी। अगर माहौल खराब हो रहा है, अगर 50 पंचायतें ये कहती हैं कि मुसलमान, मेरे गांव में कोई मुसलमान व्यापारी और मुसलमान सामान बेचने वाला नहीं आएगा, तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया अंधी है, दुनिया को मालूम नहीं है? अगर 350 चर्च जलाए जा रहे हैं, तो क्या यूरोप को मालूम नहीं होगा? अगर प्रधानमंत्री जी के फ्रांस जाने पर फ्रांस की यूरोपियन यूनियन की संसद हमारे मुखालिफ एक प्रस्ताव पास करती है, क्या हमारी जहालत नहीं है? उसको, इसको आप सम्मान मानेंगे नहीं तो या उसे इसको हम आज इज्जत उसे मानेंगे? हम सीधा कह देते हैं। हम भी किसी के निजी मामलों में जब दखल नहीं देते हैं, तो किसी को हमारे निजी मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। सीधा भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया जाता नहीं, है। हम देखिए पावा बिल्कुल। साहब, हम आखिरी सवाल को इसी सवाल से कनेक्ट कर देते हैं। हमारा सवाल डेमोक्रेसी पर है, लोकतंत्र को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने भाषण में बड़ी सटीक तरीके से बात की और उन्होंने जो है ये कह दिया कि ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडिया गठबंधन है और भारत की सरकार लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है। आखिरकार इसमें कहाँ आपको लैप्स नजर आता है? क्या कुछ लग रहा है कि बयानों में और वास्तविकता में कुछ फर्क है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और श्रीमती स्मृति ईरानी जी जो कहती हैं, उसके ऊपर कोई भी हम तज्जिया नहीं करना चाहते, ना करना चाहिए,
क्योंकि ये दोनों बहुत जायज बात कहते हैं, इनकी एक अपनी शैली है कहने की। अच्छा। फिलहाल मैं डेमोक्रेसी के बारे में कहता हूँ। जमहूरियत का क्या मतलब होता है? जमहूरियत का मतलब होता है कि सारी ताकत या डिसीजन लेने पब्लिक की, या राज करने की, वो डिसेंट्रलाइज हो, ऊपर से नीचे की तरफ जाए। प्रधानमंत्री है, उसके बाद स्टेट्स हैं, पंचायतें हैं, पंचायतों के बाद वोटर है। मेरे जैसा एक अदना सा वोटर भी खड़ा हुआ है, एक अदना सा शहरी भी खड़ा हुआ है, जिसकी इज्जत की जानी चाहिए, जिसके ख्यालात की इज्जत की जानी चाहिए। और अगर डेमोक्रेसी को आप उल्टा कर लें तो वो होता है कि सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाए, अच्छा। एक ही आदमी के या एक ही जगह हो जाए। हमारे यहाँ इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन होता था, उसमें विपक्ष के नेता, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस और प्राइम मिनिस्टर, ये 3 लोग बैठते थे। इसके लिए सरकार एक बिल लाने वाली है कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे, सिर्फ सरकार के 2 नुमाइंदे होंगे और एक अपोजिट पार्टी का होगा। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही जैसा हमारे पड़ोस के मुल्क में हो रहा है। वहां 13 दलों की एक सरकार है और 14वां दल उनका विरोधी बना हुआ है। जी। तो अगर वो डिसेंट्रलाइज होता है और आप उसको जमहूरियत मानते हैं, लोकतंत्र की लेकिन मजबूती मानते हैं। कल तो स्मृति ईरानी ने कहा भी था, हम लोग कम्युनिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग हैं, यानी कोई एक केंद्र है ही नहीं सत्ता का। फिलहाल इस पर तो काफी अगर हम रात भर पावा साहब आपसे बहस करें ना, बात करें, तो बात तो खत्म नहीं होगी। लेकिन आज की बातचीत बड़ी फ्रूटफुल रही। हमने फॉरेन पॉलिसी से लेकर डेमोक्रेसी से लेके इकोनॉमी सब पर डिबेट की। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को पसंद आएगा। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, आमीन। और हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि फिर किसी और एक अहम मुद्दे पर हम फिर एक साथ आएं और जो है पब्लिक के सामने अपने ख्यालात शेयर करें। ये बिल्कुल निजी हैं और सबको लोकतंत्र में हक है अपने निजी विचार रखने का, जो पावा साहब ने भी रखे। आप सबको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। थैंक यू सर, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।